हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं आपके साथ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो स्पेशली एसएससी जेई के लिए डिज़ाइन किया गया हो, लेकिन आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो टेक्निकल से रिलेटेड है उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ फेलियर द मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल इज़। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल दोस्तों ऐसे मटेरियल होते हैं, यदि उस पर टेंसाइल फोर्स हमने लगाया तो वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ओके दोस्तों, क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। यदि उनमें डिफॉर्मेशन हो गई तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, आपके डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें इसमें दोस्तों, तो जो कॉपर होते हैं और जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ये क्या कहता है, ये कहलाता है आपका डक्टाइल जो मटेरियल होता है उसकी श्रेणी में आता है। दोस्तों डक्टाइल मटेरियल के बारे में और बात बताता हूँ आपको। दोस्तों क्या होता है कि जब तो या टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो आपका बॉडी जो आपका सॉरी जो मटेरियल होता है ये फेल होता है आपका 45 डिग्री पे। मतलब 45 डिग्री मतलब कि आपका जहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है, जहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वहाँ पर ये डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं फेल हो जाते हैं। इसी कारण जो इसका जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे किया जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो फेल होता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जहाँ पर आती है वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है। ओके दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के साथ साथ जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होती है दोस्तों, इसके लिए भी डक्टाइल मटेरियल का यूज़ किया जाता है। और एक इसकी विशेष बात यह है कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, ये बहुत हद तक के जो रिजल्ट होता है इसका वो नियर किसके होता है, जो आपका साइंटिफिक रिजल्ट आते हैं। मतलब जो आपके एक्चुअल यदि हम किसी साइंटिफिक तरीके से किसी मटेरियल की स्ट्रेस की वैल्यू जहाँ पर वो फेल हो रही है वो निकालना चाहे तो उसके नियर ये आंसर देता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो एक रीज़न ये भी होता है कि जो हम डक्टाइल मटेरियल की दोनों ही थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी थ्योरी और मैक्सिमम एनर्जी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी यूज़ करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लास्ट वाला, मतलब सी एंड डी इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो अब हम इससे रिलेटेड और कुछ बातें जानते हैं कि उसमें क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की यदि ग्राफ की बात करें तो ये होता है इसका ग्राफ, कुछ ग्राफ इसका यू यू आपको बना मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में। तो ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की जो इक्वेशन होती है दोस्तों वो इलिप्स की इक्वेशन होती है, इसलिए उसका डायग्राम भी क्या होता है, इलिप्स का बनता है। ओके दोस्तों, इसे वॉन मिसेस थ्योरी बोला जाता है, सॉरी जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी उसे वॉन मिसेस बोला जाता है, और आपकी जो शियर स्ट्रेस थ्योरी है उसे कूलम्ब या ट्रेस्का के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेई जैसे एग्जाम में बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को करके जाइएगा और याद करके जाइएगा। आपको डेफिनेटली इस टाइप से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आइए अब अगला एग्जांपल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो थ्योरी है फेलियर की वो क्या है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके लिए एक तो डिस्टॉर्शन एनर्जी का यूज़ किया जाता है और एक मैक्सिमम शियर का यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए अभी ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में आपको दिया है मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन थ्योरी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ की बात की जाए या फेलियर क्राइटेरिया की बात की जाए, ये दो अलग अलग क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि जो टाउ मैक्सिमम है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम यदि किसी बॉडी में वो ग्रेटर देन हो जाए किसके, यील्ड शियर स्ट्रेस के, यहाँ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यील्ड शियर स्ट्रेस के, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यदि आप इसमें डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करें तो टाउ मैक्स यदि लेस देन इक्वल होता है किसके, वो होगा आपका टाउ वाई एक्स डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के। तो ये आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया माना जाता है किसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में। आई होप ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि किस टाइप से डिज़ाइन क्राइटेरिया हम लोग में यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों यहाँ मेरा मकसद है आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं, मेरा मकसद है क्वेश्चन करवाने के साथ साथ बहुत सारे नए कंसेप्ट बताना, ताकि आप किसी चीज़ों को रटे ना, आप उन चीज़ों को समझें, ताकि अब नए एग्जाम में जब भी नया क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्योंकि हर एग्जाम में कॉपी पेस्ट नहीं होता है, 80% जो क्वेश्चन आते हैं न्यू आते हैं, तो आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी इससे रिलेटेड। ओके दोस्तों,
एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, इसे रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से रैंकाइन थ्योरी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट या कूलम्ब थ्योरी बोला जाता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, देखिए ये स्ट्रेन थ्योरी है, इसे सैंट वेनेट प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी है ये आपको क्लियर हुई होगी। ओके दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ऑल द थ्योरी ऑफ फेलियर विल गिव द नियरली द सेम रिजल्ट व्हेन। देखो, कब थ्योरी ऑफ फेलियर हमें सेम रिजल्ट कब देती है? तो देखिए दोस्तों, यदि किसी भी स्ट्रेस की वैल्यू, यदि किसी भी बॉडी के लिए यदि किसी भी स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे सिग्मा 1 हमारी एक वैल्यू है स्ट्रेस की, ये बहुत ज़्यादा आ जाए एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 2। ओके दोस्तों, सिग्मा 2 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी थ्योरी ऑफ फेलियर से आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो नियरली क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं इसके थ्रू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो इसका जो C1 माइनस C2 डिवाइड बाई 2 होगा, इसका वो हम डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें। ओके दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा आपका यील्ड डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एन, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो एन की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, 2 से 2 कट गया। यदि सिग्मा में 1 यहाँ से दोस्तों कॉमन ले लूँ तो मेरा जो सिग्मा 1 वो बचेगा सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1, और ये सिग्मा यील्ड आ गया। अब दोस्तों सिग्मा 1 मेरा बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1। ओके दोस्तों, सिग्मा 2 ये इसकी बात कर रहा, सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आप जैसे यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ पर 0 पुट करोगे दोस्तों, तो आपको जो सिग्मा 1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, सिग्मा 1 की वैल्यू किसकी आ गई? इक्वल आ गई सिग्मा यील्ड के इक्वल आ गई। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया किससे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से। अब देखिए हम लगाते हैं यहाँ पर क्या? मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी लगाते, तो सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना, लेस देन इक्वल्स टू आपका होगा यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। यदि मैं यहाँ सिग्मा 1 का स्क्वायर ही कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका सिग्मा 1 डिवाइड बाय आपका सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1, क्योंकि ये कट भी जाएगा, इक्वल टू सिग्मा वाई का हो सिग्मा वाई, और ये पूरी टर्म बचेगी। ओके दोस्तों, अब देखिए ये टर्म 0 हो जाने वाली, ये टर्म भी 0 होने वाली, तो ओवर वैल्यू और ये स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, तो फिर सिग्मा 1 इक्वल टू क्या बच गया आपका? सिग्मा वाई। तो दोनों ही थ्योरी हमने को सेम रिजल्ट दिया है दोस्तों। तो जब भी एक स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जो सिग्मा 1 इज मोर ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो ऐसे केस में जो सारी थ्योरी ऑफ फेलियर होती है, जो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, वो क्या देती है? सेम रिजल्ट देती है। तो आइए इसका जो आंसर होगा वो हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या होगा। तो इसमें क्या लिखा? व्हेन वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज लार्जर इन कंपैरिजन टू अदर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है आपको क्लियर हुई होगी। और दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, यदि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर मेरी मेहनत को लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर यदि न्यू हो। तो आइए अब अगला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू न एक्सियल अदर क्वांटिटी रिमेनिंग द सेम। ओके दोस्तों, ये इसकी जगह इफ़ होगा, इफ़ द वायर डायमीटर इज डबल्ड एंड द मीन रेडियस ऑफ द कॉइल इज आल्सो डबल्ड। ओके दोस्तों, देखो वायर डायर स्मॉल डायर से दिखाते ये डबल हुआ है, और आपका मीन डायामीटर हो वो भी जो कैपिटल डी से शो करते हैं वो भी डबल्ड हुआ। ओके दोस्तों, द स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग व्हेन कंपेयर टू ओरिजिनल वन, मतलब आपको स्टीफनेस बताना है जो फाइनल निकल के आई है K2 जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्टीफनेस का फॉर्मूला वो क्या होता है? GD की पावर 4 8 DQ/N होता है। ओके दोस्तों, ये D क्या होता है? आपका वायर डायमीटर होता है। ये जो आपका मीन रेडियस ऑफ कॉइल होता है ये बिगर डायमीटर होता है, मतलब कैपिटल D होता है। N होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन स्प्रिंग में। ओके, G कांस्टेंट होता है, और K क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्टीफनेस होता है। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए ये भी डबल हो रहा है, स्मॉल d, और कैपिटल D भी डबल हो रहा है। ओके दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू पुट करिए, क्या होगा? मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों 2 टाइम्स होंगे, तो देखिए क्या बचेगा? G, यदि यहाँ 2 की पावर 4 करूँगा तो वो क्या हो जाएगा?
जाएगा 16, तो इसको मैंने इधर सामने लिख लिया डी की पावर 4। यदि 8d तो यहाँ रहने दीजिए, यदि d की जगह मैं 2d पुट करूँगा तो वो 8d फिर से होगा, तो इस 8 को मैंने यहाँ लिख लिया और ये d का क्यूब तो यहाँ h। ओके दोस्तों, इस पूरी टर्म को मैं फिर से के जो इनिशियल वाला के है वो लिख सकता हूँ, 8 से ये 2 बार कट गया तो ये 2k। तो आपका जो फाइनल के हुआ या k2 की वैल्यू क्या निकल गई, 2 टाइम्स ऑफ के इनिशियल। तो जो इसमें स्टीफनेस बढ़ने वाली इस केस में कितने हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आप जब तक यदि क्वेश्चन को केयरफुली नहीं करोगे आपके आंसर की गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए स्प्रिंग के सारे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एसएससी जेई में गलत ना करके आओ। ओके दोस्तों, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। द पॉइजन रेशो फॉर द मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू। देखिए पॉइजन रेशो क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइजन रेशो का फॉर्मूला होता है आपका लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके दोस्तों, इसकी वैल्यू यदि हम जनरल टर्म में बात करें जो हमारे, तो वो होती है 0 से लेके म्यू की वैल्यू 1/2 के बीच में। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें बोला है कि जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल बोला है, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल 0.28 से 0.33 के बीच में लाई करते हैं। ओके दोस्तों, 0.28 से लेके 0.33 जितने भी मेटल है वो भी इसी की श्रेणी में लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, स्टील के लिए 0.3 दिया जाता है क्या, म्यू की वैल्यू। तो इसने बोला द पॉइजन रेशो फॉर द मोस्ट ऑफ द मटेरियल, बोला मोस्ट ऑफ द मटेरियल मैंने बताया इस रेंज में, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.33 को 1/3 भी लिखा जाता है, तो 1:3 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये जो हो है ना, तो ये 1 एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो रेशो है एक्चुअली, तो ये 1/3 है आपका। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 1/3। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई है। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए क्या होता है, म्यू होता है, ये कॉर्क के लिए क्या दिया जाता है। देखो कॉर्क में दोस्तों क्या आ रहा है, ये ओ आ रहा है, ओ किसकी तरह दिखाई देता है, 0। तो म्यू की वैल्यू कॉर्क के लिए क्या होती है, 0। ओके दोस्तों, रबर की बात करें या वुड की बात, सॉरी रबर या क्ले की बात करें, रबर और क्ले की बात करें, तो इसकी म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ये आप याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते, ये सारे क्वेश्चन में इससे कवर कर रहा हूँ। गेट वाले भी ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूरा डिटेल्ड सॉल्व करके बताया, तो गेट भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जाना जाता है। आपको ऐसे कंसेप्ट पता होना चाहिए बारीक से बारीक, ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन वहाँ गलत ना करके आए। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते, अगला क्वेश्चन है ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशो। ओके दोस्तों, तो ट्रू स्ट्रेस पहले क्या होता है, और देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें तो वो होती है लोड बाय एरिया। ओके दोस्तों, और ये एरिया कौन सा होता है, ये एरिया होता है आपका जो इनिशियल लेवल पर जो बॉडी थी, मतलब बॉडी में जब फोर्स नहीं लग रहा था उस समय जो एरिया था, उस समय वो वाला एरिया लिया जाता है। लोड कैन चेंज हो सकता है। ओके दोस्तों, लेकिन यदि ट्रू स्ट्रेस की बात करें तो ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है कि दोस्तों कि ट्रू स्ट्रेस में दोनों ही इंस्टेंटेनियस लिए जाते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस लोड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी समय वाला एरिया। यदि ये एक बॉडी है, ओके दोस्तों, ये बॉडी पे यदि मैं लोड लगाऊंगा तो कंटिन्यूस का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो उस समय जो क्रॉस सेक्शन होगा, जब मेरा मतलब फोर्स लग चुका होगा और बहुत आगे तक बॉडी डिफॉर्म हो चुकी होगी, तो उस समय वाला जो एरिया होगा उसको इंस्टेंटेनियस एरिया होगा बोलेंगे, और वो वाला एरिया लेंगे इस ट्रू स्ट्रेस में। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि कर्व की। ये तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आपको कोई भी एग्जाम में गलती ना करे। अब देखिए जो आपका लोड और स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम होता है, ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ से आपका नेकिंग स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ से नेकिंग स्टार्ट होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया। ओके दोस्तों, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, तो एरिया तो आप इनिशियल लेवल कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब नेकिंग स्टार्ट होता है ना, तो दोस्तों तो लोड की वैल्यू कम लगती है यहाँ पर, मतलब नेकिंग में कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए आपका जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है ये देखिए यहाँ से डिक्रीज होता है। लेकिन यदि इसी जगह पे आप यहाँ
यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअली। यदि ये इसी की जगह पे यदि ट्रू स्ट्रेस का कर्व बनाए तो वो कुछ यू बढ़ता हुआ जाता है। ओके दोस्तों, तो वो ऐसा क्यों होता है, बढ़ता हुआ जाता है? एक्चुअल क्या होता है, यदि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया। तो नेकिंग में तो लोड कम होता है लेकिन एरिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने के कारण इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बढ़ती है। इसी कारण जो ट्रू स्ट्रेस वाला कर्व होता है वो ऊपर जाता है, ना कि डिक्रीज होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको डिस्कस करी ट्रू स्ट्रेस से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, आई होप ना। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है फॉर अ एलिमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ बाइएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल। ओके दोस्तों, जो स्ट्रेस पूछा है उसने दोस्तों वो किस पे पूछा है, उसने 45 पे। फॉर एन एलिमेंट है अंडर द इफेक्ट ऑफ, वो क्या है, बाइएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ये एक एलिमेंट है दोस्तों, ये एलिमेंट है, इस पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दो अलग अलग नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आप मान लीजिए लग रही है। ओके दोस्तों, है ना। उसने पूछा कि 45 डिग्री पे स्ट्रेस क्या होगी, है ना, 45 डिग्री पे क्या स्ट्रेस होगी। तो देखिए आपको पता होगा कि जब एंगल दिए होते हैं तो आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा नॉर्मल का, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 प्लस माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा प्लस टाउ एक्स बाय साइन थीटा। ये लिख लीजिएगा आप दोस्तों, है ना। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ सी स्ट्रेस की वैल्यू कुछ नहीं दी तो उसको जीरो मानेंगे। ओके दोस्तों, थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, लेकिन यहाँ होता है कॉस 2 थीटा। तो 45 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 90, और कोस 90 की वैल्यू आपको पता होगा सबको जीरो होती है। तो जो सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू आने वाली है वो दो सम ऑफ आने वाली है दो नॉर्मल स्ट्रेस का। ओके दोस्तों, दो सम किसका आने वाली है, दो नॉर्मल स्ट्रेस का सम आने वाली है। ओके दोस्तों, तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है क्लियर हुई होगी। तो जो 45 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वो सम ऑफ होगी दो नॉर्मल स्ट्रेस जो आपको प्लेन में गिवन होगी, जो ये दी है ना गिवन में आपको, ये सिग्मा 1 और एक सिग्मा 2, ये आपका आंसर होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। ओके दोस्तों, सॉरी, दो हाफ ऑफ द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको देखिए मैं फार्मूला के थ्रू एकदम हर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी भी तरीके की आपको क्वेश्चन जो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ओके दोस्तों, अब अगर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फॉर द थिन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायमेट्रिक स्ट्रेन इज। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल सेल दिया या सिलेंडर नहीं दिया, सबसे पहली बात ये है। तो स्फेरिकल सेल के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दी जाती है 3 टाइम्स ऑफ उसके डायमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर। उसने पूछा है इन दोनों का रेशियो, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय इसका जो डायमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन कैसा आया है तो ये मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊँगा, या फिर मैं अभी इसको डायरेक्ट बता देता हूँ। आप क्वेश्चन मत कीजिए, वॉल्यूम है और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। ओके दोस्तों, यदि इसको डायमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो भी कर लीजिएगा। यदि इसको dv/dr से आप डिफ्रेंशिएट करोगे और वैल्यू आएगी, और ये dr को आप इधर ले जा लीजिएगा और इस पूरे को dv को आप वॉल्यूम से डिवाइड मार दीजिएगा, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ ईडी। ओके दोस्तों, और उसने पूछा इन दोनों का रेशियो, तो यदि दोनों को ईडी से मैं डिवाइड कर दूँ दोनों डायरेक्शन तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुई होगी बातें। ओके दोस्तों, और जो स्ट्रेस दी जाती है इस केस में, मतलब स्फेरिकल केस में जो आपकी स्ट्रेस होती है वो होती है PD डिवाइड बाय 4T। ओके दोस्तों, दोनों ही स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल बोल दीजिए या आप आपकी जो हुप स्ट्रेस बोल दीजिए, दोनों ही स्ट्रेसेस क्या होती है इस केस में बराबर होती है, क्योंकि ये स्फेयर होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। तो दोस्तों देखिए, स्टड वेल्डिंग की बात करें या प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात करें तो इसमें होता क्या, ये आपका एक स्टड होता है, ये आपका बॉडी एक मटेरियल है जिसको आपको वेल्ड करना है। ओके दोस्तों, और ये आपका क्या होता है, ये आपको यहाँ से करंट सप्लाई देते हैं। ओके दोस्तों, ये आपकी यहाँ से वायर के थ्रू, है ना, ये, और ये आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये आपको एक मेटल की प्लेट यदि इसमें आपको ये वेल्ड करना है इस पे, है ना, तो क्या होता है जब इसके थ्रू करंट सप्लाई होता है तो दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस जनरेट होता है, बहुत सारा रेजिस्टेंस जब भी जनरेट होगा, हाई रेजिस्टेंस जब भी जनरेट होगा तो दोस्तों हीट
हीट का ज़्यादा वो क्या होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और ये वाला जो सेक्शन है उसको वो क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। तो हम कुछ प्रेशर फोर्स लगा के यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली से क्या प्रेशर फोर्स लगाएंगे और छोड़ देंगे तो कुछ सेकेंड में ही वो सॉलिडिफाई होके क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। ये होता है आपका स्टड वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी स्टड वेल्डिंग की टाइप ही होती है दोस्तों। और इस प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्शंस लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये प्रोजेक्शंस हो गए, मान लीजिए ये प्रोजेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन, ये एक प्रेशर लगा के यहाँ पर इसमें क्या होता है, वेल्डिंग की जाती है दोनों के बीच में, जो प्लेट्स होती है दोनों के बीच में, है ना। और ये जो प्रोजेक्शन होके ये वेल्ड होके इस पर यहाँ पर ऐसे इस टाइप से वेल्ड हो जाएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, ये प्रोजेक्शन यहाँ नीचे आके वेल्ड हो जाएंगे और ये क्या होंगे, प्रोजेक्शन मेल्ट भी होंगे, है ना। ये चीज़ें तो आपको पता होगी, आई होप, है ना। ओके दोस्तों, तो ये एक टाइप की किस टाइप की वेल्डिंग है, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ओके दोस्तों, अब इसमें कुछ वेल्डिंग दी है, उनके टाइप के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गैस वेल्डिंग की जब भी बात करते हो तो आपको ने ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये भी 3 टाइप की होती है, एक न्यूट्रलाइज होती है और एक क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है और एक कार्बोराइजिंग होती है। ओके दोस्तों, न्यूट्रलाइज में जो परसेंटेज या वॉल्यूम जो रहता है, दोनों के जो अमाउंट रहता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ये इक्वल अमाउंट में रखा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एसिटिलीन। और कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि जो आपका एसिटिलीन होता है उसका अमाउंट ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके दोस्तों, तो आई होप ये जो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, अगला जो वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग आपने सभी ने अपने घरों में बोला मैं कि घरों में नहीं दोस्तों, आपने वहाँ देखा होगा मार्केट में। जो मार्केट में की जाने वाली जनरल वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग होती है। ये एक टाइप की इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग ही होती है जिसमें एक बॉक्स होता है ना दोस्तों, और यहाँ से जो आपके टॉर्च होता है और टॉर्च में क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगे होता है। इलेक्ट्रोड के थ्रू आप किसी बॉडी में आप उसको क्या कर देते हो, वेल्ड कर देते हो यहाँ पर स्पार्क जनरेट करके। ओके दोस्तों, जनरली जो आपने जो शॉप में देखी होगी वो होती है आपकी आर्क वेल्डिंग। ओके दोस्तों, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों, जो आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, एक प्रकार की प्रेशर वेल्डिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर के द्वारा दो बॉडी को ज्वाइंट किया जाता है। पहले तो हम यदि फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात करें तो यदि दो बॉडी रोटेट होगी तो क्या होता है, दो बॉडी रोटेट होगी तो ये गर्म होगी और गर्म होगी होकर ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचेगी और मेल्टिंग पॉइंट होकर यदि हम प्रेशर इसमें अप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेल्ड हो जाएगा। ये इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, फ्रिक्शन वेल्डिंग बोल देंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फ्रिक्शन वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार की फ्रिक्शन प्रेशर वेल्डिंग है। ओके दोस्तों, ये वेल्डिंग नहीं होगा दोस्तों, ये वेल्डिंग होगा, है ना, ये मिस्टेक हुआ है। ओके दोस्तों, तो आई होप ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये क्लियर होगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कौन सी वेल्डिंग के बारे में बताया, आर्क वेल्डिंग। जो हमारे घरों में साधारणतः की जाने वाली वेल्डिंग होती है वो आर्क वेल्डिंग होती है। और आर्क वेल्डिंग में एक बॉक्स होता है, ओके दोस्तों, जिसमें ऑयल वॉयल भरा होता है और आपकी जो क्या होता है, जो वायरिंग लगी होती है, यहाँ से एक वायर आता है ना, ये टॉर्च होता है जो जिसमें वो इलेक्ट्रोड रखा होता है और इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है और यहाँ पर आपकी वेल्डिंग होती है स्पार्क के थ्रू। ओके दोस्तों, और यहाँ पर क्या आर्क का जनरेट होता है। तो ये चीज़ें किस में होती है, आर्क वेल्डिंग में। और आर्क वेल्डिंग में ही इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंज्यूम होता है। आपने देखा भी होगा अपने घरों में करवाते हुए या मार्केट में, तो वो कौन सी होती है, आर्क वेल्डिंग होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपरली वेल्ड जॉइंट एज कम्पेयर टू द बेस मेटल वुड बी। क्वेश्चन ईजी है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो प्रॉपरली वेल्ड होता है उसका क्या होता है, वो मोर होता है एज़ कम्पेयर टू बेस मेटल। ऐसा क्यों होता है, देखिए दोस्तों, ये होता है आपका दो मटेरियल को आप जोड़ रहे हैं, ओके दोस्तों, वेल्डिंग के थ्रू। तो जब यहाँ पर जो मटेरियल बन के आता है, यदि आपने इलेक्ट्रोड यूज़ किया तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोड में भी हम कुछ ऐसे एलिमेंट यूज़ करते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं वेल्डिंग के। ओके दोस्तों, और ऑलरेडी ये मेटल जो बेस मेटल था ये था ही आपके इसमें, क्योंकि ये बेस मेटल भी यहाँ पिघलेगा यानी मेल्ट होगा। तो बेस मेटल प्लस जो आपने स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, तो इससे क्या होता है, जो एलिमेंट या एलॉय बनता है उसका जो एलॉय का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बेस मेटल। मतलब क्योंकि एक तो स्ट्रेंथ मटेरियल भी दे दिया जो स्ट्रेंथ देता है और आपका बेस मेटल की जो स्ट्रेंथ थी तो वो ऑलरेडी थी। इसी के कारण जो नए एलॉय का फॉर्मेशन होता है, इस नए एलॉय के फॉर्मेशन के कारण जो स्ट्रेंथ होती है आपके वेल्ड जॉइंट की वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बेस मेटल। ओके दोस्तों, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। तो आई होप जो मैंने डिस्कस किया आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो जाता, ये क्लियर हुई होगी। ओके दोस्तों, तो हमारा जो
वीडियो इसको यहीं अंत करते हैं दोस्तों, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।